आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर हैं। भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। यू आर अ फेलिंग स्टेट। भारत के पास जो आज विदेशी मुद्रा भंडार है वह पाकिस्तान से 30 गुना से ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत जब भी चाहे पाकिस्तान को खरीद सकता है। मैं तो समझता हूँ इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। अब इंडिया के पास रिजर्व मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज़ हमेशा पाकिस्तान में डिस्कस होती है, खास करके जब इंडिया की तारीफ होती हो या फिर इंडिया को डिस्कस किया जाता हो कि भाई इंडिया के पास 600 बिलियन के रिजर्व पड़े हो और हमारे पास 2-5-10 बिलियन के रिजर्व मैक्स है, और वो भी वो पैसे हैं जो सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज़ ने आपको सिर्फ क्रेडिट दिखाने के लिए रखे हैं कि भाई अगर आप यहीं से कुछ भी खरीदते हैं और सामने वाला गारंटी दे मांगता है कि भाई आपके पास पैसे पड़े हैं, उसकी क्या गारंटी है, तो उस समय पर आप दिखाते हो कि भाई देखिए हमारे पास इतना पैसा है, हम आपके जो भी किस्त बनेगी या फिर जो भी लौटाना पड़ेगा हम आराम से लौटा देंगे। लेकिन यहाँ पर और भी बात होती है कि भाई इंडिया का फॉरेन रिजर्व इतना बड़ा है तो आखिरकार ये हो कैसे गया, क्योंकि 1947 में दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुए थे और एक पीरियड ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान था वो तेज़ी से ग्रो कर रहा था इंडिया से, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा चली नहीं। अब उसी के बिना पर पाकिस्तान ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम तो जो है एशियन टाइगर बनेंगे। जैसे मैं आगे भी कह चुका हूँ, एशियन टाइगर नहीं एशियन बिल्ली भी नहीं बन पाएगी, और आज इतनी ख़राब सिचुएशन है कि 2-3-4 टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हुकूमत तो ज़ाहिर हमें बताती है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत बढ़ाए हैं आपकी हुकूमत ने, उस पर हुकूमत बड़ी नाजा है, बहुत उस पर फ़ख्र करती है, उसको अपनी अचीवमेंट समझती है। लेकिन डॉक्टर ज़ुबैर जो नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ख्याल है कि ये सारा का सारा मांगा हुआ पैसा है, ये बोरोड पैसा है, ये तो हुकूमत ने गिरवी लिया हुआ है। आप अमेरिका उठा लें, आप जापान उठा लें, आप इंडिया उठा लें, हम बड़े शौक से इंडिया की बार बार मिसालें देते हैं। इंडिया के रिजर्व्स भी इस वक्त 600 अरब डॉलर से ऊपर हैं। ये देखिए, आप एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट रख के, न्यूक्लियर वेपन्स रख के, उससे आप तगड़े नहीं हो जाते हैं। इसलिए कि जब आप उसको इस्तेमाल, दैट इज द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो और खुदकुशी करना इट्स द सेम थिंग। तो मैं समझता हूँ ये भूल जाएं कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि आप इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं इन द और वेर स्ट्रांग और वीक हैं, और आप बहुत वीक हैं, इतने वीक हैं कि आप अपने लोगों को खिला नहीं सकते हैं। समी साहब, 10 बिलियन डॉलर के खाना आप इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री में। आपका मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है और कुछ नहीं है, आप 10 बिलियन डॉलर्स किधर है? वो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, भाई क्यों आप नहीं उगा सकते हैं? और आप वो टैक्स भी नहीं करते हैं एग्रीकल्चर को, फिर भी आप नहीं उगा सकते हैं। तो देखिए क्यों लोग देख के कहते हैं कि यू आर अ फेलिंग स्टेट। मैं तो समझता हूं इन मैनी रिस्पेक्ट्स जो मुल्क अपने लोगों को खाने के लिए नहीं दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता है, जो अपने मुल्कों को डिफेंड ठीक तरह से नहीं करता है, जिधर दहशतगर्दी फैली हुई है, तो वो एक समझिए इट्स अ फेलिंग स्टेट। और वो हमारा इस वक्त ये है। तो आपको कभी इज्जत नहीं आएगी जब तक आप भीख का वो लेके सब जगह जाएं। 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने आपके बैंक में रखा है। ये नहीं कि आपको दे दिया है, आपके बैंक में रखा है। और जब उनका मूड बोलते हैं वो कहते हैं वापस दे दो, और उससे आप इतने खुश हो गए। नहीं, इसको तो बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है कि बहुत बड़ी सफारतकारी, और पता नहीं क्या हो गया, छक्का मार दिया जावेद मियादाद वाला शारजा की तरह, वो उसको तो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है। अली साहब, ये इतनी कमज़ोरी क्यों है अमेरिका के हवाले से? हम एयर स्पेस के मामले में भी हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू होगा, देते रहेंगे,
उनको फ़ज़ाई जो हमारे सारी जो फ़िज़ाएँ हैं वो खुली रहेंगी। फिर हम ये देखते हैं कि श्रीनगर और यूएई के बीच में फ़्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, कोई हम उस पर एहतजाज नहीं करते हुए नज़र आ रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इतना बड़ा एग्रीमेंट यूएई के गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन हम उसके हवाले से भी कोई बात नहीं उठा रहे। और हमारा झुकाव, ये खौफ, ये क्यों है, इसकी क्या वजह है, जबकि IMF ने अभी तक हमें कुछ नहीं दिया, FATF ने हमें दबा के रखा हुआ। मालूम है कि 30-31 अरब से हमारी बढ़ नहीं पा रही हैं और पिछले कोई 8-9 साल से नहीं बढ़ पा रही। 2013-14 की मुझे फिक्र याद है, हमने $31 बिलियन की लिमिट की हद जो है वो की थी, और अब 31 बिलियन पे पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं कि देखिए हमने कमाल कर दिया। देखिए इसका इम्पैक्ट बड़ा भारी होता है, क्योंकि जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं उन सबकी बढ़ जाएगी। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं, हम पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम भी अब इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास भी इंपोर्ट करते हैं, खाद भी इंपोर्ट होती है, मशीनरी, लोहा, चाय, मिर्चें, खाने पकाने का तेल, कागज, बिजली की कीमत बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजों की कीमत बढ़े। अब इंडिया के पास रिजर्व, मैंने जो लास्ट वीक देखे हैं, उनके पास तकरीबन 640 अरब डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनके सेंट्रल बैंक के पास। हमारे बैंक के पास देखिए अभी वो कह रहे हैं कि 20-21 बिलियन के कहीं रिजर्व हुए हैं। बोले कर्जा कौन सी हुकूमत ने नहीं लिया, कौन सा मुल्क नहीं लेता, कौन सा कारोबारी नहीं लेता। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है, जो अरबों डॉलर, ये सुनते हैं कि आपने बहुत ज्यादा कर्जा लिया पिछले 3.25 साल में कर्जे उतारने के लिए। अब आप सुनते हैं ना क्यों लिए। और हम कर्जे की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, हम जो अभी बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल बैरूनी कर्जों की बात कर रहे हैं। तो बैरूनी कर्जा बेसिकली दो वजूहत की वजह से हुकूमत ने लिया है। एक तो करंट अकाउंट खसारा जो है उसका पूरा करने के लिए, और दूसरा सिर्फ करंट अकाउंट खसारा नहीं है, इस हुकूमत को जो विरसे में मिला है वो बिलो द लाइन जो बैरूनी कर्जा जात की अदायगी है वो भी बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल देखें 2015 में हम 7 अरब डॉलर जो है हर साल का अदायगी होती थी हमारी, आज वो तकरीबन कोई 15 से 17 अरब डॉलर पे पहुंची हुई है। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है खसारा पूरा करना, जो 7 अरब का सूद पे करते थे वो 15 से 17 अरब हो गया। बिल्कुल। तो टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है जो इस हुकूमत को 3 साल से औसतन जो मिल रही है वो 27 अरब डॉलर की सालाना है। तो इसलिए बोरोइंग इनकी ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि औसतन इंडिया इतना मजबूत हो गया कि दुनिया पीछे हट गई, उन्होंने दुनिया को पीछे कर लिया, हम वहीं खड़े होते, हम कमजोर से कमजोर होते गए। इसी वजह से तो हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन हम इंटरनली एक दूसरे, वैसे तो इंडिया एक सॉवरेन मुल्क है, लेकिन इंडिया के लिए ये गेन बहुत ज्यादा है। वो गेन इस तरह आता है कि मिसाल के तौर पे कि जी इंडिया जो है उसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज वो बरतानिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यकीनन अगर मसला कश्मीर हल करता है पाकिस्तान सही तरीके से, तो इसको दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भाई है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये पाकिस्तान आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन जो है उसको जारी रख सके। 20-20, 22-22 हजार रुपए का एक छोटा गोला आता है जो ये चलाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इसलिए इन्होंने पिछले साल 25 फरवरी को जो DGMOs हैं उन्होंने दोनों ने बैठ के तो सीज फायर की। नमस्कार दोस्तों, अब कमर चीमा की यहाँ पर एक बात बिल्कुल सच है कि इंडिया के लिए गेन ही गेन है, क्योंकि इंडिया ने स्ट्रगल बहुत किया है। 1947 से लेकर 2014 या फिर 2010, 12, 13 तक इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया है खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए। और जब आपको लगता है, मतलब पाकिस्तानियों को लगता है कि इंडिया अचानक ग्रो हो गया, मतलब वैसा नहीं है। 2014 के बाद अच्छी खासी मेहनत की गई है इंडिया के पीछे, और तब जाकर ये सिचुएशन आई है कि भाई इंडिया जो है वो इस लेवल तक पहुँचा है। कहने का मतलब ये है कि कमर चीमा जैसे लोग यही कहने पर, मतलब उनका कहना ये होता है कि भाई इंडिया इतनी पॉपुलेशन होने के बाद हिसाब से इतना क्रॉस कर चुका है। भाई इतनी पॉपुलेशन पहले भी थी हमारे पास, पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए दूसरे नंबर पर ही थे हम, ठीक है। और अभी जो यूके और फ्रांस ये सब झुक कर जो इंडिया के साथ आ रहे हैं, नॉट इवन यूके और फ्रांस, इवन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कंट्रीज भी,
उन सबको पता है कि उन सबका मतलब को भारी जो पड़ सकता है वो चाइना है, और चाइना को सिर्फ एक कंट्री टैकल कर सकता है, वो है इंडिया। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया एक सॉवरेन मुल्क है, लेकिन इंडिया के लिए गेन बहुत ज्यादा है। वो गेन इस तरह आता है कि मिसाल के तौर पे कि जी इंडिया जो है उसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज वो बरतानिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसको एक और पैराए में मेरा ख्याल है देखना चाहिए। हम बरतानिया को वो नहीं कर सके पाकिस्तान। मैं बार बार पाकिस्तान का जिक्र इसलिए करता हूँ ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो सके कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के क्या डिविडेंड्स होते हैं। हमें इस बात का पता चले कि जब डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन नहीं होने दी जाती, जब डेमोक्रेसी नहीं रहती, जब पॉलिटिकल पार्टीज इमेच्योरली बिहेव करती हैं और जब अवाम की राय की इज्जत नहीं की जाती, जब मीडिया मैनेज किया जाता है और आर्टिफिशियली चीज़ें चलाई जाती हैं, तो फिर आप उस तरह आज़ाद नहीं रह सकते जिस तरह इंडिया में। आजकल इमरान खान साहब भारत का वैसे ही बहुत जिक्र कर रहे हैं और मज़े की बात है कि इमरान खान साहब भारत का जिक्र कर सकते हैं। अगर कोई ऑपोजिशन जमात करती है और कहती कि इंडिया में इतने अच्छे हालात हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, तो फटाफट उसको गद्दार जो है वो करे। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि ऐसा हुआ है, आपका वजीरे खजाना जो नया आपने बनाया है वो इस वक्त टच डाउन करेगा आज किसी वक्त वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पे, तो यानी कि बनते ही वजीरे खजाना वो चले गए हैं IMF से मुज़ाकरात करने के लिए। तो भाई इतनी दूर क्यों जाते हो? दिल्ली पड़ोस में है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप ये कश्मीर का मुद्दा हमारे साथ बैठ के हल करें उसको पुरअमन तरीके से, तो हम साए भी हैं और हमारा खून भी एक है। ये इस इलाके के लोग जो है आपस में सब एक ही परिवार का हिस्सा है। तो यकीनन अगर मसला कश्मीर हल करता है पाकिस्तान सही तरीके से, तो इसको दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भाई है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी जितनी भी अभी मतलब हालांकि हफ्ता 10 दिन हुए हैं शहबाज शरीफ साहब को आए हुए, वो एक ही बात मतलब बार बार दोहराते हैं कि बिल्कुल हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ होने चाहिए और इंक्लूडिंग कश्मीर। 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो कंडेम नहीं किया था। और इसके ऊपर मैं बड़ा बोला था कि मैंने कहा अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम नहीं करती इसको, तो दैट मेक्स द केस कि भाई आइंदा भी वो जो काम करेंगे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी कोई मसला नहीं, खैर है, वो जो करने ये उनका हक है, दैट इज द राइट टू फॉलो, जिसको वो हार्ट परसूट कहेंगे या वो जो भी नाम देते हैं वो एक और चीज़ है। सो मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझने की जरूरत है। इंडिया यूके को ये नहीं कहती कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन तनकीद बाकी उन्होंने जो है वो टका के जो है वो पाकिस्तान के बारे में की है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि उनकी जॉइंट पार्टनरशिप जो है वो तो देखिए आप, वो इंडिया लगता ही नहीं है कि जनाब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री किस तरह डायलॉग कर रहा है। तो इट मीन्स दैट देयर इज ए क्लियर कैपेसिटी इन अ कंट्री फॉर एंगेजिंग विद ग्रेट ब्रिटेन। और अब वो जमाने गए कि जब बरतानिया जो है वो टेलीफोन किया करता था। यही वजह है कि किसी भी थर्ड पार्टी जो है वो इंडिया कहता है जी कि हम किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान से बात करने के लिए। ये चीज़ें हैं जिसको हम समझते भी हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है वो समझ चुका है। और रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जो फाइनल स्पीच की थी पार्लियामेंट, उससे जिक्र किया था कि जी हम अमेरिका से कहते हैं इंडिया से बात करो, कश्मीर पे कुछ करो, तो वो यही कह रहे हैं। मजे की बात है पाकिस्तान 75 साल से यही कह रहे हैं। इंडिया इतना मजबूत हो गया कि दुनिया पीछे हट गई, उन्होंने दुनिया को पीछे कर लिया, हम वहीं खड़े होते, हम कमजोर से कमजोर होते गए। इसी वजह से तो हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन हम इंटरनली एक दूसरा, हम अपने आप को नहीं देखेंगे क्योंकि हम इंटरनली पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। हमें हमारी तबाही का जो सबब है वो ये है कि सियासत, और एक दूसरे के साथ सियासत, अपने नेशनल इश्यूज के साथ सियासत, जो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज हैं उनके ऊपर सियासत, अदारों की सियासत, कंप्लीट कोलैप्स कर दिया हमारी पॉलिटी ने और अदारों ने निजाम को। बिकॉज एक मियां मनशाह साहब की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि यार मैं हुंडई पाकिस्तान में बनाता हूं, मैं पार्ट चाइना से मंगवाता हूं जो बहुत महंगे पड़ते हैं, अगर उसके बदले ये हम हिंदुस्तान से मंगवाए तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टाइम और बहुत सारी चीजें और है जो हमें उससे फायदा होगा। लेकिन नहीं हो रही है। कौन इकट्ठा करेगा इनको? मतलब हटदर्मी से नहीं सर, मैं ये कहता हूं हिंदुस्तान के अपने गिले शिकवे होंगे, पाकिस्तान के भी हैं, तो कैसे होगा ये? मतलब बैठना कैसे है? पहली बात तो ये है कि सिर्फ चाइना का नहीं, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आ रहा है, टमाटर आ रहे हैं, आलू आ रहे हैं, उसका फ्रेट आप देखें, और फिर वो बासी है।
यानी उसको कम से कम 3 महीने लगते हैं पहुंचने में भी। पहुंचने में बिल्कुल। यहाँ तो बॉर्डर से ट्रक ने आना है और आपको ताजा सब्जियां। पाकिस्तान जो है उसको अपना जो बयानिया है कम्युनल हेट्रेड की बुनियाद पे जो उसका नैरेटिव है, उस नैरेटिव को निगेट करना पड़ेगा। 2 कौमी नजरिए को निगेट करना पड़ेगा। मजहब की बुनियाद पे कौमें नहीं बनती, ठीक है ना। तो इसकी बुनियाद पे ये जो नफरत फैलाई जाती है हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ, और इसको खत्म करना, इस नैरेटिव से पीछे हटना पड़ेगा। नंबर 2, हकायक को तस्लीम करना पड़ेगा। फखर भाई, हकीकत यह है कि 22 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने हमारी रियासत पे हमला नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था। लेकिन पाकिस्तान ये तस्वर ऐसा पेश करता है जैसे इंडिया ने कब्जा किया हुआ जम्मू कश्मीर, हालांकि ऐसा नहीं। पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उस खत का कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में है। तो आज अगर हम इंडिया पाकिस्तान से बात करते हैं तो वो कारोबार, पाकिस्तान तो कारोबार की बात करेगा, ट्रेड की बात करेगा, मामलात खुलेंगे। सो जितनी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इंडिया और पाकिस्तान की होगी, उतनी ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी या पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। सो इट्स बेटर कि आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालते रहें। हम काम कर लिया ने बहुत हद तक तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर लिया है। इसमें जो क्या उसे बोलते हैं, क्या नाम है, नाम नहीं लिया, लेकिन तनकीद बरतानिया से उन्होंने सारी करवा ली है, जो कि जारी बात है, मैं समझता हूँ कि एक उनकी बड़ी कामयाबी है इंडिया की। इसके साथ साथ जो अगर आप देखें कि उन्होंने कहा है कि हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर ग्रुप्स बनाएंगे, सो एंड सो, एक्सट्रीमिज्म पे, टेररिज्म पे, और अब तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा पाकिस्तान पे, क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया बात करेंगे तो पाकिस्तान का मीडिया पिक करता है, देखो जी अमेरिका ने सानू कहता है। जापान करे, इंग्लैंड करे, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बात भी करेगा। मैंने पाकिस्तान मीडिया में देखा ही नहीं कि इंग्लैंड जो है उसने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है जी कि मुंबई अटैक हुए, पठानकोट हुए। तो ये चीजें जो हैं वो, और वही चीजें नाम लिए बगैर उन्होंने सारी बातें कर दी। उभरता हुआ सूरज है और दूसरा डूबता हुआ सूरज है। चीन जो है ना वो अपनी एक तरीके से उम्र पूरी कर चुका है। चाइना के अगर हालात पाकिस्तान से खराब होते हैं, अल्टीमेट फायदा, तो इसका मतलब है कि काफी एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा। पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है, 5वीं 6ठी पावर बनी चुके हैं। भारत इस वक्त जो है चीन के सामने खड़ा है। तो आप ये देखें कि दोनों 62 में और था, 2020 में और है। दोनों वक्तों में बहुत फर्क है कि चीन जो है वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किए बगैर दुनिया में सुपर पावर का रोल प्ले करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान और जो वहाँ के हिंदू हैं या दीगर मज़ाहिब हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, वो सदियों से रह रहे हैं। अभी कोरोना आया तो वो जो हाइट ऑफ हेट्रेड थी दोनों कम्युनिटीज के दरमियान, उसमें बहुत हद तक आपको कमी नजर आती आई, चूंकि आर्टिफिशियल चीजें एक वक्त तक चलती हैं, पॉलिटिक्स के साथ मुंसलिक होती हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेसिफिक लाइन कही गई है कि इंडिया जो है ना उभरता सूरज है और चाइना जो है डूबता सूरज है। बिल्कुल बात सच है, क्योंकि देखिए इंडिया ने लेट कर दिया है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। और इसी वजह से अमेरिका को, इसी वजह से चाइना को एक एज मिल गया। वो इंडिया से 15-20 साल आगे चल रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया जब इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शायद इतनी नहीं थी। और जब ये डिसीजंस लेने थे ना, तब हमारी जो सरकार है ये सोच रही थी कि हमारी सरकार बनाए कैसे, या फिर जो बनी हुई सरकार है उसको मेंटेन कैसे करें। तो इस टाइप के हालात थे इंडिया के। और उसके बाद जब हमको रियलाइज़ हुआ कि भाई बहुत चाइना जो आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद 2-3 कार्यकाल ऐसे थे जो ठीक तरीके से चले। अटल बिहारी वाजपेयी का एक कार्यकाल और 2 मनमोहन सिंह के, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। लेकिन 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई, और आज सबको लगता है कि इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट, और इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू गेट मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया ही, क्योंकि देखिए इंडिया डेमोक्रेसी है, सब कुछ इंडिया के अंदर ही ठीक तरीके से हो सकता है। चाइना के अंदर, चाइना कभी भी आपको कह सकता है कि भाई अब आप अपना जो है वो सामान बांध सकते हो, इंडिया कभी ऐसा नहीं कहेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कि इंडिया जो है वो एडवांटेज में है। इसकी वजह ये है कि
ऐसा करने से अगर पाकिस्तान, जाहिर है कि अमेरिका पाकिस्तान की जो है वो रिलेशन इस तरीके से कायम हो जाते हैं और उसका टिल्ट इस तरफ दोबारा भी होता है और फिर उसका इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात, तो एक तो ये कि चाइना को भारत जो है वो समझिए कि फिर थोड़ा सा पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। और जाहिर है कि चाइना के अगर हालात पाकिस्तान से खराब होते हैं अल्टीमेटली, फर्ज कीजिए आगे जाके, तो ये भी भारत के फायदे, तो इसका मतलब है कि काफी एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा इस तमाम सिनेरियो में। देखें उस नुक्ता नजर से आप देखें ना, तो वो जो कहते हैं ना कि एक उभरता हुआ सूरज है और दूसरा डूबता हुआ सूरज है। चीन जो है ना वो अपनी एक तरीके से उम्र पूरी कर चुका है। चीन ने ये जितनी बड़ी तरक्की की, जो सब कुछ किया, अब उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो बुढ़ापे और फटीग का शिकार होती जा रही है। उसको पॉपुलेशन वाइज अब इंडिया रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट एक डेकेड में इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन के उभर जाएगा उसके मुकाबले में। और उस हवाले से यही चीजें कंसीडर एक्चुअली होती हैं, क्योंकि उसमें आपकी लेबर फोर्स क्या है, उसमें आपकी जो है वो स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड। तो उस हवाले से आप चीन को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। चीन के बहुत ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है, उनके जो एथनिक इश्यूज चल रहे हैं, उनके रेशल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी जो ट्राइबल बुनियादों पे कि ये हैन हैं और ये फलां हैं और ये इस इलाके के हैं और वो उस इलाके के हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो जेंडर के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन के मसाइल अभी तक डिस्कस ही होना शुरू नहीं हुए। पूरा पोलिट ब्यूरो जो है उसमें सिर्फ एक औरत है जिसकी रिप्रेजेंटेशन है। उनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी 3-4% से ज़्यादा ख्वातीन नहीं है पूरे मुल्क की उसमें। ये चीजें भी आप देखें। अब ये जो दुनिया को लीड करने के लिए सिर्फ हथियार या इकोनॉमी नहीं होती है, उसके लिए आपने देखना होता है कि आपके मुल्क के अंदर कल्चर क्या है, एजुकेशन क्या है, इक्वालिटी का क्या इश्यू है, वहाँ पे आपका जो अपॉर्चुनिटीज इक्वली, अभी तक भी वहाँ पे खुद वो तस्लीम करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे रह रहे हैं। कोई $28 इनकम जो है उस पे लोग जो है गुजारा करने वाले लोगों की तादाद लाखों में है। तो इस हवाले से जो चीन का अपना वो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। अब उसको इससे आगे जाने के लिए एक सिस्टम में एक नई तब्दीली लानी पड़ेगी जिसमें फ्रीडम, डेमोक्रेसी और आवाम के जो राइट्स हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। अब इस तरह के माहौल में मजीद आगे जाने के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस तरह का सिस्टम लेके तो आप बाकी दुनिया को उस तरीके से एंगेज नहीं कर सकते जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता है। उसको वेरी वेल सेड सर। इंडिया, अब इंडिया का ये है कि इंडिया को कम से कम ये फायदा है कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन ये जो आपने सिनेरियो बयान किया इसमें तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो चाइना को बीट कर सकता है और वो सुपर पावर के उस पे जो है वो उसमें आ सकता है उस टक्कर पे। ये एक बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हर कोई सिर्फ, लेकिन जो आपने चाइना की अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस की, तो उस हवाले से आप यही सिनेरियो देख रहे हैं कि इंडिया का ज्यादा चांस है इसकी निस्बत। देखें, मैंने कहा ना कि चीन के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं जिनको आर्टिफिशियली जो है वो डिसमिस किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये वीगर का मसला जो है, वीगर कम्युनिटी जो है, वीगर जो मुसलमान हैं, जी 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 बिल्कुल, अब ये तो इस पे दुनिया मुतफिक है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके या मुख्तलिफ तरीकों से पाबंद सलासल ही समझ लें किया हुआ है और उनके हुकूक हैं। अब इस पे पाकिस्तान डबल स्पीक करता है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया के सामने ये कहने की जरूरत की कि मुझे पता ही नहीं कि वीगर्स का भी कोई मसला है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। अब ये एक इतनी बड़ी जोक है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पॉलिटिक्स में कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो नेक्स्ट डोर नेबर है और इतने करीब ताल्लुक रखता है चाइना के साथ, उसको ये ना पता हो कि वीगर्स का क्या मसला है और उस पे हमारी क्या। और उसकी वजह यह है कि वो ये कहना नहीं चाहते कि अगर उनके साथ कोई इस तरह का सलूक हो रहा है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी है, या डेमोक्रेसी तो चीन में हमें पता है नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ह्यूमन राइट्स और बेसिक राइट्स हैं लोगों के, या रिलीजियस राइट्स हैं, तो उनकी वायलेशन हो रही है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये लफ्ज भी जब आप नहीं कह सकते तो आप मुझे बताएं कि आप कितने अरसे तक ये ताल्लुकात इस तरह के जो है वो सस्टेन कर सकते हैं अनकंडीशनली। आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो एकदम रेशल डिवीजन जो है
वो नजर आ जाएगी कि जी यहाँ काला डिस्क्रिमिनेट हो रहा है और उसके खिलाफ आप फौरन बयान देंगे। मुसलमान का लफ्ज जहाँ पे आता है, आप फलस्तीन पे जो है वो उठ के भागना शुरू हो गए, तकरीरें लिखी हुई लेके कि हम जो है वो इस पूरी मूव को जो डील करेंगे। बर्मा में एक मुसलमान मारा गया तो आप बयान देने पे उतर आते हैं। खुद हिंदुस्तान के अंदर और स्पेशली कश्मीर के नाम पे जो है वो छोटे से छोटा मसला खड़ा हो तो आपको आग लग जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1 मिलियन वीगर जो हैं, अगर उनके साथ ये हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो आप ये मुतालबा तो करेंगे इसकी इंटरनेशनली कोई किस्म की इन्वेस्टिगेशन तो हो। ये 10 साल से ये बात डिस्कस हो रही है और आपको पूरी दुनिया का दर्द जो है वो खाया जा रहा है। ये है मुनाफिकाना कंप्रोमाइज। इस मुनाफिकाना कंप्रोमाइज को लेके अब बहुत अरसे तक जो है वो चीन का साथ नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो नए प्रॉब्लम्स अब आर्टिफिशियली खड़े हो रहे हैं उसमें एक ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आर्टिफिशियली है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और जो वहाँ के हिंदू हैं या दीगर मज़ाहिब हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, वो सदियों से रह रहे हैं। ये एक दफा 1947 में इसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया था क्योंकि उसके पीछे मफादात थे, एक नेशनलिस्ट मुस्लिम नेशनलिस्ट तहरीक थी। और अब दूसरी बार जो है उसको इंटरनेशनल इसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जा रहा है क्योंकि एक हिंदू नेशनलिस्ट तहरीक उभर रही है और उसमें कुछ लोगों को वोट का फायदा, पॉपुलैरिटी का फायदा या जो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वो उनको नजर आ रहा है। लेकिन ये आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा देर नहीं चलती हैं। ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आप देखें अभी कोरोना आया तो वो जो हाइट ऑफ हेटेड थी दोनों कम्युनिटीज के दरमियान, उसमें बहुत हद तक आपको कमी नजर आती आई क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें एक वक्त तक चलती हैं, पॉलिटिक्स के साथ मुंसलिक होती हैं। तो इसलिए ये चीजें जो हैं ये इंडिया के कोई रियल प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में चलती आई है और उनको एक तजर्बा हो चुका है डेमोक्रेसी का। तो उनको चीन की निस्बत ये बहुत बड़ा फायदा है। चीन जब उनके अपने आप को मैच करेगा, आप क्या ये समझते हैं दुनिया में कोई सैन माइंड ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि चीन जो है वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किए बगैर दुनिया में सुपर पावर का रोल प्ले करेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए उनको एक बंच ऑफ डिक्टेटर्स की जरूरत होगी दुनिया में जिनको साथ लेके तो वो कोई इस तरह का माहौल क्रिएट करें, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि डेमोक्रेसी अब एक ऐसा जो है वो चीज बन गई है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो है गवर्नेंस का एक तरीका है। आप अगर उस पर नहीं चल रहे तो जाहिर है फिर आप ये काम नहीं कर सकते। ये फायदा जो है वो डेफिनेटली इंडिया को है अगर वो स्मार्टली इसको रियलाइज करते हैं और स्मार्टली इसको यूटिलाइज करते हैं अपने हक में। वरना जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो हर सोसाइटी के अंदर हैं। जाहिर है कि चीन के पाँव में कोई किसी ने बेड़ी डाली हुई है, ये जो एंटी डेमोक्रेटिक बेड़ी है, तो वो भी वहाँ के अपने लोग हैं ना, वो उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तो इसलिए डेफिनेटली कोई चीज ऐसी अगर इंडिया में नहीं आती तो उसमें पॉपुलेशन वाइज भी वो चीन को क्रॉस कर रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी दे आर डूइंग गुड। तो इन डेमोक्रेसी काबू पा लेते हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को या ये जो डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का अगर कोई अमल होता है तो उसको काबू कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके चांसेस ज्यादा हैं चूंकि उनको दुनिया से तावन ज्यादा मिलेगा चीन की निस्बत। कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होती हो। भारत इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। आपने ईरान का नाम लिया, सैंक्शंस की बात की, तो ईरान को भी हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर से भी ऐसा लग रहा है कि अब सैंक्शंस हटेंगी क्योंकि इंडिया के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने इजहार कर चुकी है कि हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यानी दुनिया के किसी और मुल्क को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बाकी मुमालिक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब ईरान की बारी आई है कि भी ईरान से हमला हुआ है और यहाँ पर इंडिया ने डेफिनेटली सपोर्ट किया होगा और टीटीपी और बलोच वहाँ पर उन लोगों को इस्तेमाल किया गया होगा। टीटीपी मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और बलोच वाला तो चल ही रहा है, हम सबको पता है। बलोची लोग जो है वो चाहते हैं, बलोच लोग जो है वो चाहते हैं कि भाई वो उनको पाकिस्तान से आज़ादी मिले। अब देखिए,
पाकिस्तान में मेजोरिटी सुन्नी है, ठीक है, अब वो भी आर्टिफिशियल सुन्नी है, पहले हिंदू ही थे और फिर कन्वर्ट हुए। और अगर आप ईरान की बात करो तो मेजोरिटी शिया है, पहले से ही इनकी नहीं पटने वाली। 1947 से अब तक हमने नहीं सुना कि भाई ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन इतने मजबूत हो गए कि भाई दोनों भाई भाई, भले ही दोनों मुसलमान लेकिन भाई भाई वाली सिचुएशन कभी नहीं आई है। और उल्टा ये होता है कि जब भी ईरान को मौका मिलता है कि भाई यहाँ से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, वो कभी भी मौका नहीं छोड़ते। इवन इंडिया को भी अनलिमिटेड सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ईरान की ज़मीन को यूज़ किया जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में इस्तेमाल हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान की फौज को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर जो ईरान से आने वाले दहशतगर्द थे, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के कैंपों पर हमला किया, अफवाज पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया, नोशकी के अंदर और इसी तरह से पंजगूर के अंदर जो हमला हुआ, जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के 10 जवान शहीद हुए और कई जख्मी हुए, जो एक बड़ा हमला था जो कलअदम बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों ने किया, जिनके बारे में अफवाज पाकिस्तान और खुफिया इदारों का दावा है कि वो ईरानी सरजमीन से आए थे और उनके पास जो असलहा था वो भारतीय साख्ता असलहा था। दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर इशारे मिले हैं कि ईरान की सरजमीन BLA, BLF और TTP जैसे दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जितने वाक़यात होते हैं, इनके अंदर असलहा भारतीय साख्ता होता है, अमरीकी साख्ता होता है और भारत इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दों ने रुख कर लिया है ईरान की सरजमीन का। बिलखुसूस भारत के जो कौंसल खाने थे वो अफगानिस्तान से बंद हुए हैं, जो दहशतगर्दी के अड्डों और मराकज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। अब जो ईरान के अंदर भारत के कौंसल खाने हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। तो इस बीच में आपने ईरान का नाम लिया, सैंक्शंस की बात की, तो ईरान को भी हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर से भी ऐसा लग रहा है कि अब सैंक्शंस हटेंगी, क्योंकि इंडिया के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने अपनी, जैसे हमने रास्ता नहीं दिया था, खैर अब दे दिया है, कहा है कि जी आप गंदम ले जा सकते हैं पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन उन्होंने फिर ईरान से रिक्वेस्ट की थी और ईरान के थ्रू सब कुछ हो रहा था अफगानिस्तान के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग ये बात भी कर रहे थे कि अब ईरान को जो है वो इंडिया से सपोर्ट मिलेगा और शायद सैंक्शंस हट जाए। नहीं, सैंक्शंस हट रही है, बिल्कुल हट रही है, क्योंकि ईरान के साथ डायरेक्ट टाक चल रही है। इस वक्त डायरेक्ट बात हो रही है, कर ली जाए या पाकिस्तान की जो है आप कर लें एंटी इंडिया पॉलिसी, या चाइना के साथ जाना, या अफगानिस्तान में फेल्योर उनका पाकिस्तान का। तो इस वजह से ईरान जो है इस वक्त काफी बेहतर सिचुएशन में है फॉरेन पॉलिसी के। बारहा इजहार कर चुकी है कि हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यानी दुनिया के किसी और मुल्क को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बाकी ममालिक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मालूम नहीं कि इस वाज़े मौक़िफ़ के बावजूद क्यों पूरी दुनिया पाकिस्तान की बोली बोल रही है। बोली से मुराद यह है कि TTP का ताल्लुक अलकायदा से है, TTP का ताल्लुक दाइश खुरासान से है। पाकिस्तान का यह कहना है कि TTP पर ज़मीन तंग हो चुकी है, इसलिए बारहा मुज़ाकरात की पेशकश करती आ रही है। ये एक बेबुनियाद बात है। सारी दुनिया इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है कि अफगानिस्तान के नाम पर मिलने वाली रकम से अब पाकिस्तान महरूम हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर मासूम कबाइल, बलोच और दीगर जंगों का खर्चा पाकिस्तान के बस की बात नहीं रही। यानी जो अफगानिस्तान की वॉर के हवाले से पाकिस्तान को अमेरिकन एड मिलती थी, जिसमें पाकिस्तान ने अपने अड्डे वगैरह दिए हुए थे, और अब वो इमदाद बंद हो गई है, इसलिए पाकिस्तान के पास कबायली जंगों के हवाले से, TTP के दहशतगर्दी का जंगों के हवाले से पैसे नहीं रहे। इसलिए पाकिस्तान अफगान तरीके तालिबान पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा है कि प्लीज़ आप मुज़ाकरात से हैं। तो इसलिए ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होती हो माजी के अंदर, या पहली बार इस्तेमाल हुई हो। तो इसलिए ईरान के साथ पाकिस्तान बरादराना ताल्लुकात रखना चाहता है और पड़ोसी मुल्क होने के नाते ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। लेकिन अगर ईरान की सरजमीन भारत इस्तेमाल करेगा, अगर ईरान की सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला करेंगे, तो यह काबिल है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान का रवैया दरअसल भारत की हिमायत और तरफदारी करता है। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, जो गवादर पोर्ट के मुकाबले में है, और इसी तरह से भारत ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नए मंसूबे भी शुरू किए हुए हैं और तालिबान को भी अपने साथ मिलाना चाहता है, CPEC से दूर करना चाहता है। कि ये बयानिया किसी जहादी तंजीम का है, ये बयानिया कोई रास्पुटेड किसी
कंपनी का है, या इंडिया सपोर्टेड किसी कंपनी का, या पाकिस्तान दुश्मन किसी कंपनी का है। अमेरिका का एहसास हो रहा है, अमेरिका को इक़्तिसादी ताउन की बात की जा रही है, हमारे साथ वो ताउन किया जाए। क्या लगता है आपको? मैंने आपके सामने रख दिया। और अग्नि प्राइम है और इसको वो अग्नि पी भी कहते हैं, और वो फिर इसको अनसेट छोड़ देते हैं कि अग्नि पी से क्या प्राइम का लिया जाए मतलब, या पाकिस्तान लिया जाए। ये मेरे नज़दीक जो है दिस आई थिंक इज पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल, और ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों को कवर करेगा। एंड देन यू कैन, इट इज़ रेडी टू फायर, हर चीज़ तैयार है उसके अंदर, और आप जहाँ से चाहें जब चाहें आप इसको फायर कर सकते हैं। और उसका मतलब ये है कि जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है, कि जब एक कमांडर डिसाइड कर ले कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाएगा। पाकिस्तान के हर हिस्से पर हामी होगी, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हो, हर हिस्से पर वो पूरी तरह से अटैक कर सकते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडियन मिसाइल्स की, कि भाई अग्नि पी या फिर अग्नि प्राइम, या फिर ये भी हो सकता है कि अग्नि पाकिस्तान, क्योंकि ये जो मिसाइल बनाया है ना वो मतलब उनको लगता है, इन भाई साहब को लगता है, अलग अलग लोगों को लगता है, पैनलिस्ट को लगता है कि भाई इंडिया ने जो ये मिसाइल बनाया है ना, ये जो है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ही बनाया है। भी हो भी सकता है। देखिए, अब जब कभी भी कुछ भी होगा बड़े लेवल पर, उसमें इंडिया जो है वो अब नहीं चाहता, क्योंकि देखिए लाल बहादुर शास्त्री जिस समय थे 1965 में, इवन 47-48 में भी जवाहरलाल नेहरू को यूएन में नहीं जाना चाहिए था। अगर वो नहीं गए होते ना तो पूरा कश्मीर हमारे पास होता। 65 में भी यही हुआ, हमने अच्छा खासा एरिया, हमने 3 गुना ज़्यादा एरिया हमने कब्जा कर लिया था पाकिस्तान से। लेकिन फिर क्या हुआ कि वही ताशकंद वाली सिचुएशन हुई, जब जो भी टेरिटरी हमने कब्जा की थी वो वापस करनी पड़ी, और फिर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। उसके बाद कारगिल, उसके बाद 71 में हम अच्छा खेला हमने, लेकिन वहाँ पर भी हम चूक कर गए कि भाई कश्मीर का प्रॉब्लम, उस पर भी सॉल्यूशन आ सकता था कि भी आपके 90,000 सैनिक हमारे पास है, आपको कश्मीर खाली करना पड़ेगा। और ऊपर से एक चौथी चीज़, जब कारगिल में हमने सिर्फ घुसपैठियों को हमारी ज़मीन से हटाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के हवाले से अग्नि पी का उन्होंने एक उसमें टेस्ट फायर किया है, और उसकी 1 से 2,000 किलोमीटर तक की रेंज है, और न्यूक्लियर भी है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाइना स्पेसिफिक है, तो इससे आप समझते नहीं है कि ये न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं, और ये चाहते क्या है इस तरह के टेस्ट फायर करके? और अग्नि प्राइम है और इसको वो अग्नि पी भी कहते हैं, और वो फिर इसको अनसेट छोड़ देते हैं कि अग्नि पी से क्या प्राइम का लिया जाए मतलब, या पाकिस्तान लिया जाए। और आपने कहा कि शायद चाइना के लिए है, मगर जो उसकी रेंज है वो दैट इज अबाउट फ्रॉम 1000 to 2000 किलोमीटर्स। तो वो मेरे ख्याल में शायद चाइना के खिलाफ इतना ज्यादा कारआमद ना हो, क्योंकि चाइना की डेप्थ बहुत ज्यादा है। अग्नि 5 तो है ना चाइना के लिए, अग्नि 5 है, और वो हर लेवल के उनके पास मतलब शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, देन इंटरमीडिएट रेंज, एंड देन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। तो मुख्तलिफ रेंजेस के उनके पास मिसाइल्स हैं। ये मेरे नज़दीक जो है दिस आई थिंक इज पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल, और ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों को कवर करेगा। अगर हम इस मिसाइल की 1-2 बातें देख लें कि ये कैनिस्टराइज्ड है, यानी कि कैनिस्टर के अंदर, और इसमें कॉम्पोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं, नया प्रोपल्शन सिस्टम है, नए प्रोपेलेंट्स हैं इसके अंदर, और कॉम्पोजिट मटेरियल्स के साथ इसकी रॉकेट मोटर्स की जो केसिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक पहले से ज़्यादा लाइट और ज़्यादा जो इजीली हैंडल कर सकते हैं उस किस्म का में ये मिसाइल है। जब आप इसको कैनिस्टर्स में एक मिसाइल को आप कर देते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर कि आप इसको ऑपरेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो जाती है, बाय रोड और बाय रेल आप इसको कर सकते हैं। एंड देन यू कैन, इट इज़ रेडी टू फायर, हर चीज़ तैयार है उसके अंदर, और आप जहाँ से चाहें जब चाहें आप इसको फायर कर सकते हैं। और उसका मतलब ये है कि जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है, कि जब एक कमांडर डिसाइड कर ले कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इम्प्लीकेशन इसकी क्या है? देखिए, आम तौर पर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं उनको हम अनमेटेड रखते हैं। जब हम अनमेटेड कहते हैं इसका मतलब ये है
कि उसका वॉरहेड अलग है और मिसाइल और जहाँ डिलीवरी सिस्टम है वो अलग है। उसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब भी ऐसे हालात ख़राब हों तो गवर्नमेंट्स जो हैं उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो तसल्ली से सोचें और एक नी जर्क रिएक्शन ना हो कि इधर कुछ जंग शुरू हुई और उधर उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स चलाने शुरू कर दिए, तो थोड़ा टाइम एक लैग आ जाता है गवर्नमेंट्स के पास इसको देखने के लिए। देन इट ऑब्विएट्स या इट फोरस्टॉल्स या एक्सीडेंट्स को रोकने में ये मदद देते हैं कि एक्सीडेंटली कोई मिसाइल कोई फायर ना कर दे। या रोग एलिमेंट्स न्यूक्लियर मिसाइल्स को आम तौर पर डिलीवरी सिस्टम और वॉरहेड को सेपरेट अनमेटेड रखते हैं, मतलब जोड़ के उसको नहीं रखते। मगर कैनिस्टर जो हैं मिसाइल्स वो तो रेडी टू फायर हैं, और जितनी भी हमने बातें की हैं ये सब की सब उसमें ख़त्म हो जाती हैं, और उसमें वो एक्सीडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा चांस है, उसमें रोग एलिमेंट्स को भी सहूलत हासिल होगी काम करने के लिए, और मिस कैलकुलेशन हो जाए और या कोई फॉल्स अलार्म हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे उसका। तो उससे कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने कहा कि जो न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर टेंशन जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अग्नि पी के आने से द बैलेंस ऑफ टेरर इन द सब कॉन्टिनेंट हैज़ इंक्रीज्ड, और उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप ये देखें कि इस किस्म के मिसाइल जैसे अग्नि पी की हमने बात की है, दे विल रिप्लेस इंडियाज अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड पृथ्वी 2, जो ये इसी रेंज के जो मिसाइल्स हैं, और वो सारे के सारे अभी कैनिस्टराइज्ड आ जाएंगे। और जब वो कैनिस्टराइज्ड आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनका इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेस जो हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम उतना कम हो जाएगा। दैट मीन्स पाकिस्तान मस्ट ऑल्सो हैव अ कंपैटिबल सिस्टम कि जिसके अंदर पाकिस्तान का भी रिस्पॉन्स टाइम कम हो, बल्कि उनसे भी कम। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारे जैसी ही ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है तो हमसे गालिबन 3-3.5 गुना ज़्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही जिंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटेग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है। फर्टिलाइजर की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर की। देखिए, जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तब उस समय जो आज का पंजाब है, मतलब इंडिया के पास भी पंजाब है और पाकिस्तान के पास भी पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब थोड़ा बड़ा है। अगर उसको मतलब इकट्ठा कर दे आप तो बड़ा पंजाब जो हो जाता है 1947 से पहले वाला। अब उसको कहा जाता था कि भाई अनाज की कोटरी या फिर कटोरी जो भी आप कहो, मतलब धान का कटोरा, कि भाई अच्छा खासा अनाज यहाँ पर मतलब होता था। अब जब से अलग हुए उसके बाद इंडिया के पास जो पंजाब है ना, वहाँ पर 3 गुना ज़्यादा खेती होती है, 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर किसान अपनी किसानी करता है कंपेयर टू पाकिस्तान। और उसमें इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा खासा रोल है, अच्छी खासी सब्सिडी देता है इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट बाहर की कंपनीज ना आ जाए इनके लिए उसको उस पर बहुत बड़े बड़े टैरिफ लगा देता है, क्योंकि जब वो चीज़ इंडिया में आएगी बहुत महंगी हो जाएगी और वो कंपटीशन में इंडियन जो फार्मर्स है उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और इंडियन फार्मर्स को ये सारी चीज़ें सस्ती पड़े इसीलिए सब्सिडी अच्छी खासी दी जाती है। उसके अलावा जो यूरिया और ये सब कुछ यूज़ किया जाता है उसमें भी अच्छी खासी प्राइसिंग कट कर दी जाती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, फूड इन्फ्लेशन की सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हुई है वो ये कि आपने अपने मार्केट को खोल दिया बिल्कुल। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क जो हमारा कोई ख़ास दोस्त नहीं है, उससे हम कपास 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट करते हैं, 0 ड्यूटी पे। हिंदुस्तान खुद अपने इंपोर्ट पर 60% लगाता है ड्यूटी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर, और हमारा कुल जो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है
सब आइटम मिला लें एग्रीकल्चरल, जिसमें पाम ऑयल है, टी है, पल्सेस हैं, वगैरह वगैरह, टमाटर हैं 6%, और उसमें कपास 0%। आपने अपने किसान को डिफेंड ही नहीं किया, उसका ख्याल ही नहीं किया, बस आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये आपको एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देनी है, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी, आपको सुन के हैरत होगी, हिंदुस्तान अपने फर्टिलाइज़र को पाकिस्तानी रुपए में 2400 अरब की सब्सिडी देता है। 2400 अरब रुपए की सब्सिडी, और वहाँ की कीमत जो है फर्टिलाइज़र की हमसे 45% कम है। उन्होंने जितना ख्याल किया है फार्मर का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हिंदुस्तान के बारे में, उसको प्रोटेक्शन दी, 60% का टैरिफ लगाया ताकि अंदर बाहर से चीप इंपोर्ट्स ना आए, अंदर में उसको सब्सिडियां दी। पर ईस्ट पंजाब अब बहुत आगे जा चुका है। एक ज़माना था पार्टीशन के बाद कि खाना पीने की चीज़ें हम हिंदुस्तान को पहुंचाते थे, हम हिंदुस्तान को कपास पहुंचाते थे, आज हम कपास हिंदुस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी तरजीह, कौन सी बात है ये? वी हैव टू रियलाइज वंस अगेन, जो 90s में हमने रियलाइज किया था कि आपका जरी शोबा आपकी रीढ़ की हड्डी है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ जो पर एकड़ आउटपुट है उसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, जबकि कंपैरेटिव लेवल पर आप ईस्ट पंजाब को अगर देखते हैं जो हिंदुस्तान के पास है, तो हमसे गालिबन 3-3.5 गुना ज्यादा जो पर एकड़ है वो प्रोड्यूस करते हैं। पानी कितना देना है, किस तरह देना है, स्प्रिंकलिंग से कैसे पानी दिया जा सकता है, पानी को बचाना कैसे है, और भी जो नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सीड कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है। फॉर इंस्टेंस राइस को देख लें, हमारा राइस जो था वो हिंदुस्तान के राइस से बहुत सुपीरियर था, दुनिया भर में सबसे सुपीरियर खोशा था, लंबा खोशा था। लेकिन फिर हिंदुस्तान ने राइस का बेहतर सीड जो है और बेहतर ग्रेन जो है वो डिस्कवर किया, और इस तरह से सऊदी अरब की मार्केट, ईरान की मार्केट, जो बहुत हमारी पेट मार्केट्स थी ग्रेन की, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो एग्रीकल्चर के हर लेवल में हम पीछे रह गए हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप नहीं है, हमारे गवर्नमेंट्स में कोई खास स्पेसिफिसिटी नहीं आ सकी है। क्या पूरी दुनिया में हर मुल्क में तरीकेकार क्या सिर्फ यही होता है जो किसानों को मुहैया है पाकिस्तान में? क्या और कोई चैनल नहीं है जिसके थ्रू अगर हुकूमत जो है उनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर पा रही, और यह जो सेंट्रल जो जितने भी लोग हैं, थर्ड पर्सन जो है, मिडल मैन वर्क जो है, अगर वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा, क्या और कोई तरीका नहीं है कि किसान उसके थ्रू अपनी चीज बेच सकें? बात सुने हसन, आपने ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया। बात ये बताता चलूं कि जो तो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर मिडल मैन या आड़ती का कंसेप्ट ही कोई नहीं है। वो उनका तो साथ ही इंटीग्रेटेड मार्केट्स है, वो वहाँ पर चली जाती है, मार्केट्स वाले लेकर, जो यानी रिटेलर्स मार्केट है ना, वो लेकर चली जाती है। तो वहाँ पर कोई वो कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में आप ये कह सकते हैं कि हमारी जैसी ज़राअत है, लेकिन उनकी जो यील्ड, एक तो यील्ड उनकी बहुत हमसे ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि एक ही टाइम पर हम ज़्यादा गंदम पैदा करते थे, हमारी पर एकड़ भी यील्ड अच्छी थी, लेकिन वो उन्होंने हमसे सरपास कर लिया। उसकी बुनियादी ये वजह है कि अगर इस साल का अगर बजट पढ़ें तो उन्होंने दो चीज़ों पर गौर किया। एक तो उन्होंने कहा कि दही जिंदगी को हमने बेहतर करना है, दूसरा ज़राअत को बेहतर करना है। और ज़राअत को बेहतर करने का उन्होंने एक जो तरीकाकार किया है कि जो मार्केट्स हैं उनको इंटेग्रेट कर दिया फार्म्स के साथ, यानी फार्म्स से डायरेक्ट ही वो मार्केट में चले जाएं। अच्छा शौकत साहब, अब ये जो मामला है इस पर आपने इंडिया का भी जिक्र कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या कभी किसी ने कुछ सोचा? मेरे ख्याल से खालिद साहब की तरफ हम बढ़ते हैं, उनकी जरिए बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं इस बारे में क्या वो कमेंट करते हैं। अच्छा, ये खालिद साहब, ये जो आड़ती है, ये मिडल मैन है, ये इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि ये फाइनेंस करता है फार्मर्स को, वो उससे पैसे लेकर फर्टिलाइजर लेते हैं या बिजली का बिल पे करते हैं, तो इस वजह से उनके जंगल के अंदर ये पाबंद है, या इसकी क्या वजह है? यानी ये इंडिया वालों ने तो इंटीग्रेट कर दिया अपने सिस्टम को। जी देखें जी, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ को मार्केटिंग सिस्टम ही बेहतर नहीं है, बिल्कुल ही। आपके सामने हमारे खालिस दूध से सनतकार का पानी महंगा है। हम अगर मंडी में कोई चीज़ आगे 5 रुपए किलो बेच के आते हैं, जब वही बाहर रेडी पे बिक रही होती है वो 25 से 30 रुपए बिक रही होती है। यानी उसमें हमारे शहरियों का भी इस्तेसाल होता है, किसान का भी इस्तेसाल होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि कुछ दिन पहले मैं लाहौर एक रेस्टोरेंट पे गया हूं, आम से रेस्टोरेंट पे, बट कढ़ाई पे, जो मेरे सामने सलाद आया
तो उसका मुझसे चार्ज किया गया 100 रुपया, जबकि मैंने अंदाजा लगाया कि आधे खीरे के, आधे टमाटर के, आधे प्याज के मुझे काश्तकार को क्या मिले होंगे, तो 2 रुपए मिले होंगे। 2 रुपए के बदले वहां पे मैं 100 रुपए अदा करके आया। हमारे यहाँ मार्केटिंग सिस्टम को जब तक एस्टेब्लिश ना किया जाए और मार्केट कमेटियां जो हैं वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर जब सियासी लगाए दिए जाएं, बाहर दुनिया में जो हमारी बाहर तिजारत हो रही है वहां पे जो हमारे कमर्शियल अताशी हैं वो सियासी लगाए जाएं, जब तक अहल लोग नहीं लगाए जाएंगे, जब तक किसानों में से लोग वहां नहीं बिठाए जाएंगे, उस वक्त तक मार्केटिंग सिस्टम बेहतर होने का चांस ही कोई नहीं है। पूरी दुनिया में आलमी मार्केट जो है उसे मंदी का निशान है, बल्कि क्रैश का अब निशानात हैं, और कई बिलियन यानी 300 बिलियन डॉलर जो है मार्केट से इवेपोरेट कर गया। पाकिस्तान में भी मार्केट फ्लक्चुएट करी है, कभी सुबह ओपन होती है तो 2100 पॉइंट डाउन जाती है, फिर 45% अप आती है। ये वो यहाँ का तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना तो समझ आता है कि अगर हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और अपनी पावर को, अगर इन दोनों को हम मिक्स एंड मैच कर लें तो हम बहुत बेहतर हालात हो सकते हैं। इंडियन आपकी फिल्म नहीं देखता, इंडियन अब्रॉड भी आपके शोज में नहीं आता, वो अपनी फिल्म तो देखता है ना। तो अगर आपका आर्टिस्ट इंडियन फिल्म में नजर आएगा तो इंडियन देखेगा, ला मुहाला, ठीक है। कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद 2 मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। इस मतलब ये सतही मेयार है हमारे अवाम का, तो वो तो जाहिर फिर ये सोचने में बैठ जाएंगे कि जी अभी वो वहां से घोड़े चल के आएंगे और वो आके हमारा कश्मीर भी फतह करके देंगे। उनका छोटा से छोटा एक्टर इधर आता है, आपका पूरा मीडिया इंटरव्यू के लिए पीछे भाग रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सच है कि इंडियन मूवीज़ की बजट आप देख लीजिए और पाकिस्तानी मूवीज़ का बजट देख लीजिए। अगर पाकिस्तानी मूवी जिस बजट में बनती है उसमें एक एपिसोड भी इंडियन सीरीज़ का नहीं बनेगा, मतलब मैं पूरा का पूरा मूवी काउंट कर लूँ 2-2.5-3 घंटे का, और उसमें इंडिया का एक सीरीज़ का एक एपिसोड भी पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना बड़े लेवल पर खर्चा होता है। अब ये बात बिल्कुल सच है। जब इंडिया की मूवी जब पाकिस्तान में रिलीज़ होती है सब कुछ सन्नाटा हो जाता है। पाकिस्तान की मूवीज़ कितनी भी अच्छी हो, फ्लॉप होने की गारंटी हो जाती है, क्योंकि इंडियन मूवी वहाँ पर रिलीज़ हुई होती है। और ऊपर से यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान अपने एक्टर्स, अपने सिंगर्स को उतनी वैल्यू नहीं करता जब वो एक बार इंडिया में आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जब ये सब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं यहाँ पर, फिर उनको अचानक से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। कई सारे एक्टर्स हैं, अब आतिफ असलम को कोई नहीं पूछता था, इंडिया में आया, उसके बाद उसकी चल गई। वैसे कई सारे एक्टर्स हैं, वो गैंगस्टर में इमरान हाशमी का एक बाप बना हुआ है, वो भी है, कई सारे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कि इंडियन फिल्म्स को पाकिस्तान में रिलीज करने का एनओसी कौन देते हैं? तो उसको आपने क्लियर कर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है। पाकिस्तान को इंडिया कुछ नहीं कर रहा, हमारे अपने लोकल एग्जीबिटर पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को पुश कर रहे हैं, क्योंकि जब वो प्लेसिंग करते हैं, एक फ़िल्म इंडिया से आती है, एक पाकिस्तान से प्रोड्यूस होके आती है, तो प्रेफर्ड जो होता है वो इंडियन कंटेंट को किया जाता है, और इंडिया को बेस्ट शो दिए जाते हैं, बेस्ट टाइम दिया जाता है, ज़्यादा शो दिए जाते हैं, अप्रिशिएट ज़्यादा किया जाता है। और पाकिस्तानी फ़िल्मों को ऑफ बीट शो दोपहर के 2 बजे, 1 बजे, रात के 12 बजे कि जहाँ पे लोग बहुत कम शो दिए जाते हैं, और फिर बहाना बनाया जाता है कि आपकी फ़िल्म देखने लोग नहीं आते। अरे भाई, प्राइम टाइम तो आपने दे दिया किसी को, आपने जो मुझे फालतू का टाइम था वो मुझे दे दिया, और मुझसे डिमांड ये कर रहे हैं कि अब तुम्हारे बंदे क्यों नहीं आए भाई। तो ये हमारे अपने अंदर के जो लोग हैं, हम स्पेशली जो सिनेमा ऑनर हैं पाकिस्तान के, ये अपना पैसा कमाने के लिए पाकिस्तानी प्रोड्यूसरों के साथ वो दुश्मनी निभा रहे हैं जिसका अंदाज़ा सिर्फ मुझ जैसे बंदे को या जिसने प्रैक्टिकली यहाँ इन्वेस्टमेंट करके फ़िल्में बनाई हैं उसे हो सकता है। इंडिया की फ़िल्म आएगी, आप मुझे साबित करके दिखा दें कि आप इंडियन फिल्म को हटा के पाकिस्तानी फ़िल्म को ये शो दे दें, इम्पॉसिबल है। तो लोग तो हमारे कर रहे हैं ना, वो तो अपना कंटेंट बेच रहे हैं। तो एक प्लेसिंग जो होती है ये हमारे अपने लोग कर रहे हैं, इसमें मैं इंडिया को इल्ज़ाम नहीं देता। वो अपना चीज़, अपना माल बेचने बैठे हैं, हम ख़रीदार बने हुए हैं, हमें अपना बारे में सोचना चाहिए। उनका छोटा से छोटा एक्टर इधर आता है, आपका पूरा मीडिया इंटरव्यू के लिए पीछे भाग रहा होता है। तो ये इसी तरह है। ऑब्वियसली वी आर एवेल्युएटिंग देम एंड वी आर अप्रिशिएटिंग देम मोर देन मे बी दे कैन इमेजिन। अब सर, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हम अपने पैरों पर कैसे खड़ा कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हो या दुनिया की कोई फिल्म इंडस्ट्री हो, इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो पैसा जो होता है वो खड़ा करता है एक इंडस्ट्री को। हमारे पास फिल्में बनाने वाले वो नहीं रहे जो पहले थे। लोगों ने फ़िल्म को खसारे का कारोबार समझा, और वो है भी समहाउ रिस्की बिजनेस है। हमारी मार्केट बहुत छोटी है। इंडियन आपकी फ़िल्म नहीं देखता,
इंडियन अब्रॉड भी आपके शोज़ में नहीं आता, वो अपनी फ़िल्म तो देखता है ना। तो अगर आपका आर्टिस्ट इंडियन फिल्म में नज़र आएगा तो इंडियन देखेगा, ला मुहाला, ठीक है। कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद 2 मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। इवन हिंदुस्तान से आप इसका मवाजना करें तो हिंदुस्तान के भी बजट हमसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो है वो बेचारे जो है फिक्शन में और रियलिटी में, और व्हेन आई से फिक्शन आई मीन ड्रामेटाइजेशन, फिक्शन तो खैर नहीं, वो रियल स्टोरी है, उसमें फर्क नहीं कर पाते। जिस तरह आपने देखा कि वो हलीमा के इंस्टाग्राम पे पहुंच गए कि जी आपने वो कपड़े तो नहीं पहने जो आप ड्रामे में पहनती थी। तो मतलब ये सतही मेयार है हमारे अवाम का। तो वो तो जाहिर फिर ये सोचने में बैठ जाएंगे कि जी अभी वो वहां से घोड़े चल के आएंगे और वो आके हमारा कश्मीर भी फतह करके देंगे और हमारा अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा असर रसूख करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम दुबई में सेकंड नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, लेकिन आप दुबई के किसी मॉल में चले जाएं आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नजर नहीं आता। बाहर मिलेंगे, मॉल्स के अंदर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज वहां पे क्या है कि ये टैक्सी वाले होते हैं, ये मजदूर होते हैं, हमारे बैंकर्स भी वहां हैं, इंजीनियर्स भी वहां हैं, लेकिन तादाद कम है। हमारी इमेज जो है ना, इमेज बिल्डिंग बहुत लैकिंग है। जुनून का एक एल्बम आया सयोनी, वो पाकिस्तान में रिलीज हुआ, पाकिस्तान में उसके वीडियो चले, स्पॉन्सर्ड, ये वो फलां चलते रहे। तो एल्बम नेवर रियली सोल्ड इनिशियली। फिर वही एल्बम इंडिया में रिलीज हुआ और जुनून को आपने देखा, वो वहां पर चैनल वी अवार्ड्स पे थे और वो स्टेज पे गा रहे थे और बिल्कुल फ्रंट रो पे जो थी वो उनकी कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो थी वो लिप सिंक कर रहे थे उनके साथ, उनके गाने को एंजॉय कर रहे थे। और अगले दिन से वो एल्बम पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से बिकना शुरू हो गया। दूसरा केस सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इससे भी पीछे ले जाता हूँ आपको। माजी में हसन जहांगीर का एल्बम आया हवा हवा, पाकिस्तान में आया, ठीक है, सही चला, क्योंकि बॉलीवुड में जब वो फिल्म में चले उसके बाद तो वो गाने पाकिस्तान में वो एल्बम बिग रुका नहीं। फिर आपको तीसरा एग्जांपल दे देता हूँ, एक और साहब थे जो कि थे पाकिस्तानी, बदकिस्मती से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो बिल्कुल ही गवा दी चुके वो पड़ोसी मुल्क चले गए। उनका एक एल्बम आया बरसात के नाम से, उसमें उनकी तस्वीर थी उनकी और उनके साथ उनकी एरिया की। वो एल्बम साउंड मास्टर ने पाकिस्तान में रिलीज किया, उसके गाने चलते रहे, उसमें हदीका कियानी की आवाज भी थी, डुएट्स थे, ये थे वो थे, वो गाने उन्होंने बड़े साउंड मास्टर ने रिलीज किया। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सारे एल्बम्स को लेबल्स को जानता हूँ। वो एल्बम नहीं बिका, फ्लॉप हो गया। उसके बाद वही गाने वहां पर जो हदीका की आवाज को लता से रिप्लेस किया गया और फिर वहां से एयर किया गया, पाकिस्तान में बिक के आग लग गई उस एल्बम को, वो मिले ना, वो इतनी पायरेट हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती से हमारे लोगों में वो है इसका। और लेटेस्ट एग्जाम्पल इसका मैं आपको स्प्रिंग्स का एल्बम दे सकता हूँ, दूर, वो पाकिस्तान में रिलीज हुआ, उसका वीडियो चला के BMN रिकॉर्ड्स में रिलीज किया था, वो बेचारे थक गए, एल्बम फ्लॉप, वापस उनके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए क्योंकि माल वापस आ जाता है मार्केट से। वही एल्बम जब इंडिया से लॉन्च हुआ और वो वहां पर स्ट्रिंग्स दे रहा है इंडियन चैनल से, वो एल्बम पाकिस्तान में बिक के कोई मतलब रुकने का नाम न ले। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं, बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। तो सर फिर फ्यूचर क्या है सर, फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। नमस्कार दोस्तों। अब पहले क्या था, 1947 के बाद पाकिस्तान ने ये ट्राई की कि भाई हम अमेरिका के पाले में रहते हैं, बेनिफिट अच्छा रहेगा। हालांकि उसको उस समय उनको ऑफर रशिया की तरफ से भी थी, लेकिन वो अमेरिका की तरफ जाना उन्होंने पसंद किया। इंडिया न्यूट्रल रहा, इंडिया ने दोनों के साथ रिलेशन बेटर रखने की ट्राई की, लेकिन अमेरिका का एक सीधा सिंपल फॉर्मूला था कि दुनिया में इतने ज़्यादा कंट्रीज हमें सपोर्ट करते तो हमें इंडिया की ज़रूरत है नहीं, और हमें अमेरिका ने उस हिसाब से इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन या फिर बेटर नहीं रखे। हालांकि इंडिया ने कभी कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं दिया, लेकिन आज समय ऐसा है कि दोनों कंट्री, रशिया और अमेरिका ने और रशिया ने जिस टाइप की मदद हमारी की, चाहे वो 1971 के अंदर हो या फिर किसी और हर क्षेत्र में,
हम नहीं भूलते। और ऊपर से हम इंडिया, अगर मान लीजिए अमेरिका आता है तो हम वो भी चाहते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशन बेटर हो, उसका फ़ायदा उठाया जाए, हम जो चीज़ बेचना चाहते हो वो बेचे, जो खरीदना चाहते हो वो खरीदे। और कोई कंट्री, ना ही रशिया वो कह पाता है कि भाई आप अमेरिका के साथ मत बोलिए, ना ही अमेरिका कह पाता है कि आप रशिया के साथ मत बोलिए। हम सब के साथ रिलेशन में, और यही चीज़ है जो दुनिया में भारत को अलग करती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बात करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं अमेरिका के साथ इंडिया के। लिहाजा बात करने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर तो पाकिस्तान के पास वाहिद जो रास्ता रहता है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का है। तो पाकिस्तानी रियासत ने मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किल तरीन फैसला कर, दूसरी तरफ वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है, तीसरी तरफ रूस से भी वो उस स्पीड से दूर नहीं हुआ जिस स्पीड से वो अमेरिका के करीब चला गया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उतना रूस का भी एतमाद अपने ऊपर बहाल नहीं करवा सका जितना कि माजी में उसको इंडिया पे था। इसी तरह हमने इस गुज़िश्ता 4-5 सालों में चीन के एतमाद को भी ठेस पहुंचाया है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन क्या कर रहे हैं बात, वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। डिप्लोमेसी का उनको पता ही नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है तो ये फॉरेन पॉलिसी प्रमोट क्या करेंगे? आप बताएं ना। मेरा क्वेश्चन है आरजू आपसे, आप इस्लामाबाद बैठी, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आपकी फॉरेन पॉलिसी, मेरे हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी सिर्फ डॉलर है। आपको चाइना से डॉलर आए तो आप उनके साथ हैं, आपको उनके बंद हुए तो आप IMF के कदमों में पड़े। ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी फॉरेन पॉलिसी तो डॉलर है। वो कहते हैं ना सर, ये तो हमेशा से रही है सर। पहले भी नवाज शरीफ साहब भी जब आते थे कहते थे मैं कशकोल तोड़ दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे एम्बेसियों का मकसद ही कोई नहीं। मेरे ख्याल में तो इन पे फजूल खर्चा हो रहा है। क्या प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएं। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। और मजे की बात ये कि ये एम्बेसियों में क्या है, एक रवाज है कि आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के बच्चे, भतीजे, भांजे सिफारशी यहाँ भेज दिए जाते हैं 4-4 साल के लिए। वो बिल्कुल पाकिस्तानियों से बदतमीजी करते हैं, वो उनको ट्रीट सही नहीं करते। पता होता है हम तो सिफारिश पे आए हैं, हमें कौन हाथ लगा सकता है। वो 11-12 बजे आते हैं, सिगरेट पीते, चाय पीते, घर चले जाते हैं। वो तो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट नहीं दे सकते, वो आपकी डिप्लोमेसी क्या करेंगे? ये तो एक मजाक है ना। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का क्या मतलब है? तो इसमें तो सर फिर फ्यूचर क्या है सर? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान? मैं पूछ रहा हूं, मैं मुसलसल पूछ रहा हूं, मैं ढूंढने की खुद कोशिश कर रहा हूं कि हमें कौन बचाएगा। तो पाकिस्तानी रियासत अब एक दोराहे पे खड़ी हो गई है और पाकिस्तानी रियासत को ये फैसला करना है कि वो चीन के साथ जाएं या कि फिर अमेरिका के साथ जाए। अगरचे सरदस्त अमेरिका ने कुटी करने का मुतालबा नहीं किया है चीन के साथ, लेकिन लगता यही है और उसका पैगाम यही है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उस सूरत में उसको चीन को और सीपेक को अलविदा कहना पड़ेगा। ये उनका एक खामोश पैगाम है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे जो IMF के मामलात है, FATF के मामलात है और सफारतकारी के दीगर इश्यूज़ है, उस पे पाकिस्तान अमेरिका का मोहताज है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड को और बिलखुसूस वेस्टर्न वर्ल्ड को अमेरिका ही लीड कर रहा है। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। ये एग्रीमेंट क्या है? ये एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस भारत की फौजी बेसेस, नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है। यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ
एक लॉजिस्टिक्स पोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था। अमेरिका और भारत का लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से यह 2018 के अंदर अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट है। जो लोग फॉलो करते हैं इन चीजों को उनको पता है कॉमकासा, यह 2018 के एंड में एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप में और मोदी में, जब 2+2 मीटिंग हुई थी अमेरिका के साथ भी। ये हो गया था एग्रीमेंट, और इसके अलावा और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं। अब सीएए के जो डायरेक्टर साहब आया, भारत होकर आया, उनके भारत के साथ एग्रीमेंट भी बहुत ज्यादा है। एक तो तरफ आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा थ्रेट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हमें? क्या भारत हम पे अटैक करने की पोजीशन में है? और उधर से हिंदुस्तान से होकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गंभीर है मामला। एक सुपर पावर किसी एक साइड के साथ मिल जाए, अगर सुपर पावर भारत के साथ मिल जाए तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई सीआईए के डायरेक्टर जो पहले इंडिया गए थे और सीधा उसके बाद पाकिस्तान है, वो खाली हाथ पाकिस्तान नहीं आए, वो कई सारी डांट लेकर आए हैं और हमें धमकाने आए हैं। और जिस टाइप का इंडिया ने उनको यहाँ पर कन्विंस किया है कि भाई पाकिस्तान को इस जगह पर सुधार करने की ज़रूरत है, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि जब पाकिस्तान की ज़रूरत थी ना अमेरिका को, तब अमेरिका हमारी मतलब भारत की नहीं सुनता था। वो बस मतलब जो भी आप कहो ठीक है, हो गया। अगर बड़ा कांड किया है तो कुछ कहा जाता था, अदरवाइज छोटी चीज़ों में समझा बुझा कर सब कुछ चीज़ें सेटल कर दी जाती थी। और वेस्टर्न ब्लॉक में कोई हमारी तरफ था नहीं। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि पूरी दुनिया हमारे पक्ष में है, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल। और अब इंडिया की बात अमेरिका को सुननी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इंडिया चाइना के ब्लॉक में चला गया ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे अमेरिका के। और यहाँ पर यही सारी बात हो रही है कि कैसे ये सीआईए अपना प्ले मतलब कर रही है, अपनी गेम प्ले कर रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। नईम साहब, गुजारिश ये है कि आप जैसे अमेरिका के एक पूरी हिस्ट्री है, वक्त ज़रूरत हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया, जैसे ही उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नताइज आए और हमें उसने इग्नोर कर दिया। अब सीएए के जो डायरेक्टर साहब आया, भारत होकर आया, उनके भारत के साथ एग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा है। एक तो तरफ आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा थ्रेट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हमें? क्या भारत हम पे अटैक करने की पोजीशन में है? मैं नहीं समझता कि अमेरिका पे एतमाद किया जा सकता। यकीनन आप बेहतर जानते हैं। क्या मैक्सिमम कर लेंगे? अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते जो उनके सीए के डायरेक्टर हैं, तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं मजीद? जी देखें, सबसे बड़ी बात तो वो ये कर सकते हैं कि आपको FATF में मजीद रखें, आपके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी जाएं किसी न किसी तरीके से, आपको मुख्तलिफ ये जो रेड लिस्टें हैं और पुरानी लिस्टें इनमें रखा जाए, इससे आपको काफ़ी तंगी आपके लिए पैदा कर देंगे। और भारत को ये छुट्टी दे दें कि जो पहले आप इनके साथ करते रहे हैं, मैं कुलभूषण की बात कर रहा हूँ, जो वो हमले करते थे अफगानिस्तान की तरफ से, साफ ज़रा वहाँ तो इससे नहीं हो सकते, लेकिन और जगह हमारा पूरा समंदर है, तो भारत को वो शायद दे सकते हैं कि हम आंखें बंद कर लेंगे, आपने इनके साथ और जो करना है वो बेशक आप करें। तो ये बातें हो सकती हैं। और कोई छोटी मोटी जैसे बॉर्डर स्कर्मिशेस नहीं जरा और सवाल आसान कर देता हूँ। जी मैं और सवाल नहीं सब गुजारिश ही है। देखिए, दहशतगर्दी तो अरसा दराज से भारत पाकिस्तान में करा रहा है। उसने दैश के वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी खोले हैं, अफगानिस्तान में भी खोले थे। क्या खुदा ना खास्ता भारत दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, इतनी जुर्रत कर सकता है कि पाकिस्तान पे अटैक कर दे? और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज तो यकीनन उसके लिए है। क्या वो कर सकता है ये इतनी जुर्रत? दहशतगर्दी तो वो कराता रहेगा, वो दुश्मन है, वो हमारा खैर खा तो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, फुल फ्लैश अटैक के तो इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन जब एक सुपर पावर किसी एक साइड के साथ मिल जाए, अगर सुपर पावर भारत के साथ मिल जाए, तो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। ये मुलाकात कितनी आम है? इंडिया से वो तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये देखें, एक तो आपको पता है कि मसला तो अफगानिस्तान ही है और उधर से हिंदुस्तान से होकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि गंभीर है मामला। अगर सीधा इधर आते तो और बात होती। तो मेरा अपना ख्याल ये, अंदाजा ही लगा सकते हैं, साफ जाहिर है कि बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो कुछ
कहते हैं ना कैरेट्स एंड स्टिक्स दोनों लेकर आए हैं। और मेरे अंदाजे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैरेट्स क्या हो सकती हैं और स्टिक क्या है, फिर मैं ये भी अंदाजा लगाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए कैरेट तो उन्होंने ये कहा होगा कि जी FATF से आपको निकाल देते हैं, आपके और कोई अगर IMF के साथ कोई मसाइल हैं उनको हल कर देते हैं, ये जो आपको रेड लिस्ट में किया हुआ है या कोई और इस किस्म का मामला है ये कर देते हैं। और जो स्टिक्स लेकर आए होंगे उन्होंने कहा होगा देखें जिस तरीके की खबरें उड़ी हुई हैं कि जी आपने तालिबान की मदद की है, इसकी बुनियाद पर हम आप पर सैंक्शन भी लगा सकते हैं। और ऐन मुमकिन है, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ऐन मुमकिन है उन्होंने ये धमकी भी दी हो कि ये हम आपको मज़ा भी सिखा सकते हैं। और चूँकि भारत की तरफ से होकर आए हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो क्या कह रहे होंगे, कैसे मजा चखाने से क्या मुराद है जनरल साहब आपकी? क्या कोई वो जारियत भी कर सकते हैं यहाँ पर? ये है कि जी भारत जो है और बाहर जितना उसने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि जी सब कुछ ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, उनको भी वो साफ अमरीकी को समझते हैं, सारे अक्लमंद लोग समझते हैं कि जिस वजह से हुआ है वो खुद है और कोई, लेकिन एक बहाना वो तलाश कर रहा हो सकता है उन्होंने उनको ये आइडिया दिया हो, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जी आप हमारी मदद करें, इंटेलिजेंस की मदद करें, हमारे आप डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें तो हम थोड़ा सा काम करते हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो मैं उन लोगों में से हूँ जो कहता हूँ कि भारत को ऐसी शरारत करे। अब वो क्या कह रहे हैं, वो पैंतरा बदल के आना चाह रहे हैं, मास्क दूसरा पहन के आना चाह रहे हैं, वो फिजिकली तो यहाँ से निकल गए, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई इस किस्म के इंतजाम करते हैं कि हम आ जाएं और फिर हम इन्वेस्ट कर सकें और वहाँ पर कोई अपना साफ लहर है, जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी NGOs भी साथ लेकर आएंगे और यहाँ पर मुसीबतें भी खड़ी करेंगे। अब देखते हैं कि हम कितना समझे हैं, पुराने चीज़ों से सबक हमने हासिल किया है या नहीं किया, या एक दफ़ा फिर उसी कुएं में दोबारा गिरने को तैयार है जिसमें से कई बार कुदरत ने हमें निकाला है, हम तो बार उसमें गिर। इंडिया में आपको बता रहा था CIA के सरबराह पहुँचे हुए हैं और कौमी सलामती के अजीत डोवाल से मुलाकात की है, दीगर हुकाम से मुलाकात की। ये कहा है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़कर तालिबान के साथ मामलात सीधे करें और वापस जाके काम करें, सफारत खाना खोलें और उसके बाद फिर हम भी आ जाएंगे। ये है कि रूस के अब इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है रूस के ज़रिए कि बातचीत बढ़ाई जाए। रूस के इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो पहुंचे हुए हैं इंडिया और वहाँ पे उनकी मुलाकात में चल रही है। पूरी दुनिया कुछ और बात कर रही है, जबकि दिल्ली जो बात कर रहा है, न्यू दिल्ली जो बात कह रहा है, वही बात मरियम सफदर साहिबा ने की है। और वो किया है कि पाकिस्तान को, अब ये मरियम सफदर साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा डैमेजिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकती। वेस्टर्न पावर्स और सारे कहेंगे जी ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, दो चीज़ें मांगेंगे वो। एक ये कहेंगे कि ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, दूसरा वो ये कहेंगे ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं यहाँ उनको ख़त्म। अगर आप तालिबान को नहीं माने, अब्दुल्ला साले को मान लें, किसी को तो मानेंगे ना, या किसी को मानना ही नहीं है आपने। अब तिजारत कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? रोड हम खोल रहे हैं, किसके साथ खोल रहे हैं? अमेरिकन भी देखिए ना, हमने कहा कि इनखला कर लो, हमारे लोगों को निकालो, किससे कहा? जब मान ही नहीं रहे आप तो किसी से तो बात करनी है ना आपने। तो बात ये सारी, वो कहते हैं व्हाट्स इन द नेम, तो रिकग्निशन आप करें ना करें, लेकिन उसको अगर आप सरकारी तौर पे करेंगे तो वो एक ये खाने खुले हुए हैं। अच्छा, अक़वाम में अब एक और नया रौला, रशिया जो है उसने आना है, हुकूमत का ऐलान हो गया ना, तो अब यह है कि पहला फोन किसकी तरफ से जाता है? नए वजीर आजम अफगानिस्तान। कितना अहम है डॉक्टर, अफगानिस्तान के नए वजीर आजम को मुबारकबाद का फोन कौन करता है? ये देखे ना, या करता है या नहीं, या फिर अब्दुल्ला साले को करता है। भाई दो है ना, दो में से चूज वन। ये मतलब है कि कोई अब गुंजाइश बची नहीं, और दुनिया में देख रही है, हम भी देख रहे हैं। या कहें कि अब्दुल्ला साले के साथ हैं सब, या कहें कि हम तालिबान के वजीर आजम को अभी फोन उठाएं। आज हमने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, $300 बिलियन का हमारा 5 साल का इसका टारगेट है। मोदी साहब ने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है वो चाइना के मुकाबले पे हम तैयार करेंगे। इंडिया का बढ़ना, चाइना का घटना, और अगर हमने मतलब ईश्वर की कृपा से अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स,
वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड। हर चीज में चिप चाहिए, हर चीज में चिप चाहिए, और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें चिप्स की जरूरत है। कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं, और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? बिल्कुल। चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है? चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर मेक इन इंडिया की बात हो रही है, चाहे वो चिप्स की बात हो, मतलब सेमीकंडक्टर्स की, या फिर माइक्रो चिप्स की बात हो, चाहे मेक इन इंडिया के तहत जो इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स हो, चाहे मेक इन इंडिया के तहत एप्पल को इंडिया में लाना हो, चाहे मेक इन इंडिया के तहत गूगल के पिक्सल का जो फ़ोन है उसको मैन्युफैक्चरिंग करना हो, जो भी हो, यहाँ पर यही बात हो रही है। और ऊपर से यहाँ पर ये हो रहा है, अच्छी बात इंडिया की ये है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो डोमेस्टिक जीडीपी है, मतलब दुनिया के अंदर मान लीजिए रिसेशन कितना भी आ जाए, इंडिया को इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के अंदर हो, इसीलिए हम पूरी दुनिया को अभी इनवाइट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को हम कहते हैं कि आपके पास मौका है इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होने का, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। अब ज़रा सोचिए कि इंडिया का जितना मिडिल क्लास है उसमें से अगर 30-40% मिडिल क्लास भी अप आ गया ना, अपर क्लास में, शॉपिंग करने में वो इतने बाहर निकलेंगे, इतनी चीज़ें बिकेगी ना कि आप सोच नहीं सकते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। चिप मेकिंग पे क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं, या आप समझते हैं जरूरत है इंडिया को? सैमसंग जैसे मैंने बोला था, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने बोला $300 बिलियन का हमारा 5 साल का इसका टारगेट है, और जितना भी उसमें पैसा लगेगा, और ये चीमा साहब, इट इज नॉट अ फैंसी प्रोजेक्ट, ये जरूरत है। क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन हो, आपकी गाड़ी हो, आज तो हर गाड़ियों में वो सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपकी वॉशिंग मशीन हो, टेलीफोन हो, फ्रिज हो, हर चीज में चिप चाहिए, हर चीज में चिप चाहिए। और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें चिप्स की जरूरत है, फोर्सेस है, क्योंकि इंडिया का बढ़ना चाइना का घटना। और अगर हमने, मतलब ईश्वर की कृपा से, अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स, वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड, विच इज द फ्लैगशिप इंडस्ट्री ऑफ चाइना। बाकी देखो जी, ये खिलौने, बंदर, ये रेशमी रुमाल और धागे बनाने से तो कुछ चलता नहीं, बट जहां फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रोल एंड डोमिनेट। मैं आपको इसीलिए अच्छा हुआ कल हमने बात देखी कि आज क्लियरली मीडिया में आया है, इंडिया अनाउंसेस इट्स स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना एंड वियतनाम। देखिए, वियतनाम तो कंपिटिटर है नहीं हमारा, खैर, तो वियतनाम भी क्लियर है, बट मेनली अगेंस्ट चाइना, और ये इंडस्ट्री हम डोमिनेट करके रहेंगे। एक मिनट के लिए सोचें कि आपके पड़ोसी ने, भारत ने S-400 लिया, उन्होंने राइफल त्यारे लिए, लेकिन अगर आपकी चाइना के साथ अगर इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आपके क्या हालात होने थे? अभी तो मैंने सुना है कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं, और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? बिल्कुल चीज मेरा आजू बल्कि क्वेश्चन मार्क है। आप जहां बैठी हैं या आपके देखने वाले जहां बैठे हैं, एक मिनट जरा नजर दौड़ाएं, आपके आसपास चाइना के कितने ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं आप? चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है? चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। चाइना और टर्की के साथ, इनके साथ आपके रिलेशनशिप, सिर्फ उनके पीछे एक चीज है कि उनकी कल्चर में जिस तरह आप करप्शन में डूबे हुए हैं, इसी तरह वो करप्ट है। करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। आप इसीलिए भाग भाग के चाइना जाते हैं, आप इसीलिए आपकी सारी दौड़ें चाइना लगती हैं। और आपको, बल्कि आप, मुझे अभी भूलता नहीं है कि पिछली दफा वो प्रेसिडेंट शी ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, आयरन फ्रेंड। पाकिस्तान इज आयरन फ्रेंड। भाई करप्ट लोगों की देखे ना, करप्ट एक जैसे लोगों के साथ आपकी हमंगी है, वो भी करप्ट है, आप भी करप्ट है। आप भी कमीशन लेते हैं, वो कमीशन दे के खुश होते हैं आपकी चीजें। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हम बनाते हैं। ये जो टेस्टिंग में जी इंडियन बंदे करीब काफी ज्यादा वर्ल्ड ओवर काम करते हैं, तो डिजाइन में हमें, टेस्टिंग में हमें, अब मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं थी कि भाई इनिशिएटिव बहुत पैसा लगता है, इनिशिएटिव नहीं था, स्कीम नहीं थी, वो हमने डाल दी। ट्रांसपोर्ट में आप देखिए, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हमने बनाए, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हमने बनाए, और हम इन प्लांटों को वही बनाएंगे जहां एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे पास हो, ताकि इनकी शिपमेंट वगैरह, इनर्ट गैसेस सारे हमारे पास है, रेयर अर्थ हमारे पास है, पानी की कोई कमी नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं, और आप तो जानते हैं आपके हमारे मुल्कों में आबादी की कोई कमी नहीं, तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। हाँ, अब कुछ जियोपॉलिटिकल, अब मजे की बात ये चीमा साहब है कि दीज पीपल आर सीइंग इंडिया एज अ अल्टरनेट।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो कमिटमेंट है, नॉट ओनली इन मैन पावर, नॉट ओनली इन मनी, बट ऑल्सो गिविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज जो हमने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले, तो उसमें क्लियरली हमने स्पेल आउट किया कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें, मैंने आपको बोला चाइनीज वे नॉट इन्वाइटेड, और राजीव चंद्रशेखर जी ने तो साफ बोला, भाई जहां ट्रस्ट नहीं है तो वहां बात करने का फायदा है नहीं। तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और जैसे हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आज हमने फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, हमने अपने टेक्सटाइल को फ्लैगशिप बनाया, हमने अपने फार्मा को फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, तो कमी कहीं नहीं है चीमा साहब। ये है कि एक बार इनिशिएटिव आ जाए, शुरू हो जाए, हाँ झटके लगेंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, कुछ आएंगे, कुछ लाए जाएंगे, कुछ लाएंगे। देखिए आज के डेट में चीमा साहब, चीनी और चाइनीज वायरस, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, किसी का दोष नहीं है। मर्सिडीज यहाँ बन के इंपोर्ट होती है, दुनिया भर के कंप्यूटर यहाँ बन के इंपोर्ट होते हैं, आईटी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो डिजाइनिंग का मार्केट है उसमें 25,000 इंडियंस है। वी कंट्रोल लिटरली द चिप डिजाइनिंग मार्केट। इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा में बहुत पैसा लगता, पहले इनिशिएटिव नहीं था मोदी जी की गवर्नमेंट के पहले, इसलिए वो नहीं डेवलप हुआ है। मैन पावर की कमी नहीं है। आज बहुत से जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो गाड़ियां है, जो ऑटोमोबाइल है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। और एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय $100 बिलियन ओवर लास्ट ईयर दिस टाइम।